आज के इस सोर्स मटेरियल के डीप डाइव में हम 1857 के विद्रोह को गहराई से समझने वाले हैं। मतलब ये कोई अचानक हुआ धमाका नहीं था। जो स्रोत हमारे पास है वो इसे एक प्रेशर कुकर की तरह देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो 10 मई को मेरठ में जो हुआ वो बस कुकर की सीटी थी। असली जो दबाव था ना वो दशकों से बन रहा था। आज हम इसे एक स्टडी गाइड की तरह डिकोड करेंगे। सही कहा। और वो दबाव मतलब किसी एक तरफ से नहीं था। अगर हम सामाजिक और धार्मिक पहलुओं को देखें तो स्रोतों से साफ पता चलता है कि अंग्रेजों के जो तथाकथित सुधार थे वो आग में घी का काम कर रहे थे। बिल्कुल, जैसे 1829 में सती प्रथा पर रोक। हाँ, और 1856 का वो विधवा पुनर्विवाह कानून। बिल्कुल बिल्कुल। अंग्रेजों को लगता था वो बहुत प्रगतिशील है, पर उस समय के समाज को लगा कि उनके धर्म और घरों में सीधा दखल हो रहा है। इसके अलावा 1850 का वो कानून भी तो था ना जिसमें ईसाई धर्म अपनाने वालों की पैतृक संपत्ति सुरक्षित कर दी गई थी। हाँ, उससे तो ये डर और भी पुख्ता हो गया कि ये लोग सिर्फ शासन नहीं कर रहे, मतलब पूरी तरह से धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। और इसी मनोवैज्ञानिक डर को नई तकनीक ने हवा दी। आप रेलवे और टेलीग्राफ की बात कर रहे हैं। हाँ, पटरियां बिछ रही थी, तार लग रहे थे, पर आम लोगों को वो अपनी पारंपरिक सामाजिक संरचना को कुचलने का एक गुप्त हथियार लग रहा था। सही बात है। तो सामाजिक बेचैनी तो अपनी जगह थी, पर स्रोत बताते हैं कि राजनीतिक मोर्चे पर भी आग सुलग रही थी। मतलब वो जो व्यपगत का सिद्धांत था, हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसने राजवाड़ों में दहशत फैला दी थी। सतारा, नागपुर, झांसी सब छिन रहे थे। बिल्कुल। पर सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी 1856 में अवध का अधिग्रहण। कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया गया। जिसने उन लोगों का भी भरोसा तोड़ दिया जो पीढ़ियों से सबसे बड़े वफादार थे। एकदम सही। ये सिर्फ सत्ता का लालच नहीं था, एक तरह का सीधा धोखा था। यहीं पर मुझे स्रोतों का वो हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा जो गांव की गरीबी को सीधा छावनी की बगावत से जोड़ता है। मतलब किसान भारी लगान और महाजनों के कर्ज में डूबे थे। ब्रिटिश मशीनी कपड़ों ने बुनकरों को सड़क पर ला दिया था। पर फिर सेना में विद्रोह कैसे भड़का? इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या था? क्योंकि वो सिपाही समाज से कटे हुए कोई अलग लोग नहीं थे। वो असल में, जैसा कि स्रोत कहते हैं, वर्दी पहने किसान ही थे। अच्छा, मतलब दर्द वही था। बिल्कुल। जब गांव में परिवार कर्ज में डूब रहा है, पुश्तैनी जमीन छिन रही है, तो छावनी में बैठा सिपाही भी तो वही आर्थिक दर्द और गुस्सा महसूस करेगा ना। गांव का संकट और सेना का असंतोष एक ही सिक्के के दो पहलू थे। हाँ, और फिर वो एनफील्ड राइफल के कारतूसों वाला तात्कालिक कारण सामने आ गया, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी की बात थी। मंगल पांडे की फांसी हुई और अंततः यही वो चिंगारी बनी जिसने मेरठ से लेकर कानपुर, लखनऊ तक आग लगा दी। सही कहा। इस आग ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जरूर हिला दी, लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प बहस छिड़ते हैं। क्या इसे वास्तव में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहना सही है, या ये सिर्फ अलग अलग गुटों का अपना निजी संघर्ष था? क्योंकि डेटा तो यही दिखाता है कि ये मुख्य रूप से गंगा यमुना द्वाब तक ही सीमित था। हाँ, और बड़ी रियासतों ने भी तो इससे दूरी बनाए रखी। बिल्कुल, हैदराबाद, मैसूर और यहाँ तक के शिक्षित वर्ग ने भी पूरी तरह किनारा कर लिया था। और स्रोत ये भी तर्क देते हैं कि कई बड़े नेता मुख्य रूप से अपने छीनी गई रियासत या रुकी हुई पेंशन के लिए लड़ रहे थे। मतलब उनका कोई एक साझा राष्ट्रीय विजन नहीं था। पर क्या इसे सिर्फ निजी स्वार्थ कहकर खारिज कर देना थोड़ा नाइंसाफी नहीं है? मेरा मतलब है, मैं सोच रही थी कि क्या ये मुमकिन नहीं कि अंग्रेजों के पास जो रेल और तार का पूरा कंट्रोल था, उसने विद्रोहियों को कभी एकजुट होने ही नहीं दिया। ये बहुत ही अहम नुक्ता है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। विद्रोहियों के पास न कोई केंद्रीय नेतृत्व था, न तेज संचार व्यवस्था। दुश्मन एक था, पर वो अलग अलग टापुओं की तरह लड़ रहे थे। और अंग्रेजों ने अपनी आधुनिक तकनीक से अपनी सेनाओं को तेजी से मूव करके इस बगावत को कुचल दिया। बिल्कुल। और जब धुआं छटा तो सत्ता के ढांचे में जो बदलाव हुआ, जिसे हम आज के बिजनेस भाषा में एक हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर कह सकते हैं। बिल्कुल सटीक तुलना है। ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि उनका जो रीजनल मैनेजर था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हालात संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है। तो भारी नुकसान के बाद 1858 में कंपनी को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और पूरी पावर सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथ में आ गई। गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर वाइस रॉय कर दिया गया।
हाँ, और अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक भूलों से सीखा भी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म कर दिया और दत्तक पुत्रों को मान्यता दे दी गई। लेकिन सेना में तो उन्होंने काफी कड़ाई कर दी ना। अब बहुत ज्यादा। वो समझ गए थे कि अब भारतीयों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए सेना का पुनर्गठन करके यूरोपीय सैनिकों का अनुपात काफी बढ़ा दिया गया। प्रशासन में नरमी दिखाई, पर अपनी सैन्य ताकत पर शिकंजा और कस लिया। तो ये था हमारा 1857 के विद्रोह का एक ऐतिहासिक स्टडी गाइड। हमने देखा कि कैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों के प्रेशर कुकर ने इस बगावत को जन्म दिया। इसे लेकर क्या अलग अलग तर्क हैं और कैसे इसने सत्ता का पूरा ढांचा बदल दिया। बिल्कुल, जिसने साबित कर दिया कि जब शासक और शासित के बीच संवाद और भरोसे का फासला बहुत बढ़ जाता है तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। जाते जाते बस एक विचार पे गौर कीजिएगा। जिन अंग्रेज रेलवे और टेलीग्राफ को देखकर शुरू में लोगों के मन में डर पैदा हुआ था, बाद में उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए किया। सोचिए, अगर अंग्रेजों ने भारत में ये टेक्निकें नहीं लाई होती तो क्या 1857 के इस ऐतिहासिक विद्रोह का परिणाम पूरी तरह से अलग होता? ये एक ऐसा सवाल है जो उस प्रेशर कुकर को देखने का नजरिया ही बदल देता है।